बुरा वक्त वह तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। तो हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में। तो आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज राहुल यादव एंड आपका प्यारा सा क्यूट सा खूबसूरत सा चैनल सर्वोदय ग्रुप। इस नाते जुड़िए सभी लोग सर्वोदय ग्रुप से। आज की टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक विधियों के बारे में, क्योंकि 11th क्लास के फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे रसायन का परिचय। हम केमिस्ट्री को थोड़ा बेसिक से उठा रहे हैं, इस नाते इन चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज की टॉपिक हमारी रहेगी स्टूडेंट्स वैज्ञानिक विधियाँ। अब भाई प्रश्न ये उठता है कि ये वैज्ञानिक विधियाँ क्या होती हैं। तो अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिक विधि होती क्या है। यह एक सामान्य प्रक्रम होता है जिसके द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान को या विज्ञान के ज्ञान को और अधिक विस्तार उसको दिया जा सकता है सिस्टमेटिक तौर से, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को ही आप विज्ञान कहते हो प्यारे बच्चों। तो कोई काम एक सिस्टमेटिक तरीके से होगा। एक सामान्य प्रक्रम होता है जिसमें एक सिस्टमेटिक तौर से पद प्रयोग होते हैं और इसके माध्यम से आप आसानी से विज्ञान के ज्ञान को और अधिक विस्तृत कर सकते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे तब बेहतर होगा। पता चला कि पहले अच्छे अच्छे कपड़े सूट बूट चढ़ा लीजिए, फिर जाके नहा लीजिए, कहीं जाना है निकल लीजिए। क्या उचित है? पहले नहाना, फिर कपड़े को चेंज करना, तब कहीं जाना। तो इस सिस्टमेटिक तौर से चलिए, आइए लिखते हैं बोर्ड पर। पहली चीज प्रयोग। वैज्ञानिक विधि में प्रयोग, जिसकी अंग्रेजी होती है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट। दूसरा भाई प्रयोग से आता है परिणाम, जिसको आप कह देते हो रिजल्ट। क्या कह देते हो? रिजल्ट। तीसरी बात, अब यहां से बन जाता है नियम, जिसको आप अंग्रेजी में लॉ बोलते हो। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? लॉ। उसके बाद फिर होता है परिकल्पना। परिकल्पना, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। और तब उसके बाद जाकर के बनता है सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थियोरी। और फिर उसके बाद न्यू एक्सपेरिमेंट हो जाता है, अगर आवश्यकता होती है तो नए प्रयोग, मीन्स न्यू एक्सपेरिमेंट्स। नए प्रयोग। तो ये वैज्ञानिक विधि का एक सामान्य प्रक्रम रहा। अब प्रश्न ये आता है कि प्रयोग क्या होता है, परिणाम किसे कहते हैं, नियम क्या है, परिकल्पना क्या है और सिद्धांत क्या है। तो चलिए एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। पहले आप जानते हैं प्रयोगों पर आधारित विज्ञान होता है। प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान प्रयोग पर आधारित है, ऐसा आप पीछे पढ़ के आए हैं। तो भाई ये जो प्रयोग होता है, सबसे पहले इसकी चर्चा मैं करूंगा। प्रयोग नंबर 1। तो प्रयोग किसी भी प्राकृतिक क्रिया को नियंत्रित परिस्थिति में इस प्रकार कराया जाता है कि अगर आवश्यकता पड़े तो इसको पुनः करा करके निष्कर्ष प्राप्त किया जा सके। ठीक है। जैसे जेम्स वाट ने भाप का ईंधन बनाया था, तो उसने जब भाप से ढके हुए
बर्तन को उठते देखा तो उसने प्रयोग शुरू कर दिया। प्रयोग शुरू करने के बाद फिर उसको मिला, तो जो मिलता है उसको आप परिणाम कहते हैं, सिंपल सा अर्थ है। तो प्रयोग, जैसे विद्युत बल्ब का आविष्कार हुआ है, उसकी खोज हुई है, तो भाई थॉमस एल्वा एडिसन ने पहले कुछ किया होगा जिसको आप प्रयोग कहते हैं। न जाने कितने एक्सपेरिमेंट उसके असफल रहे हैं, तब उसके बाद जाकर के उसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। तो प्रयोग जो है किसी भी प्राकृतिक क्रिया को नियंत्रित परिस्थिति में, परिस्थिति अनकंट्रोल न रहे, ऐसे कराया जाता है कि उसको आवश्यकता पड़ने पर फिर से कराया जा सके और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सके। बात समझ में आई? और उसके बाद प्रयोग से जो आता है कुछ मिलेगा, प्रयोग करेंगे भाई, जैसे तो वह जो आएगा प्रयोग करने के बाद उसको परिणाम कहते हैं, रिजल्ट। जैसे जेम्स वाट ने प्रयोग किया तो उसने भाप का इंजन बना दिया। थॉमस एल्वा एडिसन ने कई प्रयोग किया तो एक मुख्य रिजल्ट निकल के आया कि वह विद्युत बल्ब बना दिया। उसके पहले वह अंडा से रहा था, लड़की को कीड़े मकोड़े घोल के पिला दिया, चिड़ियों को उड़ते हुए देख करके कि वह कीड़े मकोड़े खा रही, इस नाते उड़ रही है, लड़की को पिला दिया, नहीं सफल हुआ। लेकिन फिर जब उसने विद्युत बल्ब में प्रयोग किया तो उसका एक परिणाम मिला कि उसने बल्ब का आविष्कार किया जो आप जलाते हैं। तो प्रयोग किसी भी प्राकृतिक क्रिया को नियंत्रित परिस्थिति में ऐसे कराया जाता है कि अगर आवश्यकता पड़े तो उसको फिर से कराया जा सके और निष्कर्ष प्राप्त किया जा सके। प्रयोग के बाद जो मिलता है उसको परिणाम कहते हैं, सिंपल सा अर्थ है परिणाम का। अब आती है तीसरे नंबर पर बारी नियम की। तो अगर बहुत सारे प्रयोग करने के बाद, जैसे बार बार प्रयोग हो रहा है और समान निष्कर्ष निकल रहा है, यानी कई बार प्रयोग करने से एक समान निष्कर्ष आए, तो उसी निष्कर्ष को एक कथन के रूप में या गणितीय व्यंजक के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है, जिसको आप नियम कहते हैं। बात समझ में? कई बार प्रैक्टिकल करने से, कई बार प्रयोग करने से क्या होता है, जब एक निष्कर्ष आए, समान निष्कर्ष आए, तो उस निष्कर्ष को एक सामान्य कथन के द्वारा या गणितीय व्यंजक के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसको आप क्या कह देते हैं, नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। एक नियम है, आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की संपूर्ण द्रव्य और ऊर्जा का परिणाम नियत रहता है। यह बार बार प्रयोग करके देखा गया होगा कि ब्रह्मांड, और यही मिला होगा कि ब्रह्मांड की सभी द्रव्य और ऊर्जा जो है उसका योग नियत होता है, बदलता नहीं है। इसी प्रकार से ऊर्जा को आप कहते हैं, ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है न तो उत्पन्न की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो इसको भी कई बार प्रैक्टिकल करके देखा गया होगा, लेकिन ऊर्जा न तो उत्पन्न हुई होगी न तो नष्ट हुई होगी। एक प्रकार की ऊर्जा जितनी है वह दूसरे प्रकार में उतनी ही ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो जब कई बार प्रैक्टिकल करने से यह निष्कर्ष मिला होगा तो तब यह लिखा गया होगा कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती न तो नष्ट की जा सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। उसी तरह से द्रव्य और ऊर्जा का परिणाम विश्व में समस्त द्रव्य और ऊर्जाओं का परिणाम नियत रहता है। यह है आपका नियम। मतलब अगर बहुत सारे क्रमबद्ध प्रयोगों से समान निष्कर्ष प्राप्त होता है, उसको एक कथन या गणितीय समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। और ये तो सामान्य कथन रहा। और आपको ये भी पता है, आइंस्टीन ने बताया कि यम द्रव्यमान की वस्तु को ऊर्जा में बदलने के लिए एक समीकरण दिया, E बराबर mc², जहाँ E एनर्जी है, m मास है, c स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की चाल है। तो यह गणितीय समीकरण है, इसको आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बोला जाता है। क्लियर है? और नियम जो है वह प्रकृति के किसी संबंध को व्यक्त करती है, जैसे यह ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच संबंध बता रहा है। क्लियर है? अब देखो भाई, बारी आती है कि परिकल्पना क्या होती है। परिकल्पना का मतलब सोच लेना कि अगर ऐसा नहीं ऐसा होता तो क्या होता, तो उसके बारे में सोचना
कि अगर इस तरह से नहीं इस तरह से होता तो क्या होता। यह है परिकल्पना, यानी प्रायोगिक प्रेक्षणों की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है, परिकल्पना के द्वारा की जाती है। जैसे डाल्टन ने बता दिया कि परमाणु अविभाज्य हैं, तो सोचा जाए कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तो उसके बारे में सोचना क्या होता है, परिकल्पना। मतलब प्रायोगिक प्रेक्षणों की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है, परिकल्पना के द्वारा। और इस परिकल्पना की जो वैधता की जांच होती है वह अन्य प्रयोग के द्वारा की जाती है या गणना के द्वारा की जाती है। जैसे अब बार बार ये प्रयोग किया जाएगा कि क्या वास्तव में परमाणु अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तो फिर दूसरे प्रयोग के द्वारा देखा जाएगा कि क्या इसको विभाजित किया जा सकता है कि नहीं। ये हो जाएगा आपका परिकल्पना। मतलब प्रायोगिक प्रेक्षणों की व्याख्या परिकल्पना से ही होती है और परिकल्पना की सत्यता की जांच यानी उसकी वैधता की जांच अन्य प्रयोग या गणना के द्वारा की जाती है। इतनी बात स्पष्ट है। अब बारी आती है सिद्धांत की जनाब। तो आप सिद्धांत क्या होता है, एक अपरिवर्तनशील सत्य होता है। जब बार बार परिकल्पना के वैधता की जांच बार बार हो जाती है, यानी बार बार सिद्ध हो जाती है, जो परिकल्पना है इसकी वैधता बार बार प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो जाती है, तो क्या बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है। यानी कि सिद्धांत किसी प्रक्रिया का वह व्याख्या होता है जिसके वैधता की जांच या जिसको प्रयोगों द्वारा बार बार जांच लिया गया होता है, यानी त्रुटि न हो, तो वह क्या बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है। मतलब बार बार वह प्रक्रिया या किसी भी प्रक्रिया की वह व्याख्या जिसको प्रयोगों द्वारा बार बार जांच लिया गया होता है, उसको क्या बोल देते हैं, सिद्धांत बोल देते हैं। बात समझ में आई। अब इस तरह से ये रहा प्रयोग, परिणाम, नियम, परिकल्पना और सिद्धांत। उसके बाद फिर नए प्रयोग किए जा सकते हैं। और एक अति आवश्यक बात आपको बता दूं कि कोई भी सिद्धांत या परिकल्पना सभी प्रयोगों के लिए सही नहीं हो सकती। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रयोग के लिए वह परिकल्पना अमान्य हो जाए। ठीक है, जैसे पहले डाल्टन ने यह बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है। क्या होता है, अविभाज्य, उसको सूक्ष्म कणों में तोड़ा नहीं जा सकता। बताओ जरा, बाद में जब कैथोड किरणों की खोज हुई, उप परमाणविक कणों की खोज हुई, तो उसके द्वारा ये बता दिया गया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे मौलिक कणों से मिलकर के बने होते हैं, यानी परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि सिद्धांत सभी प्रयोगों के लिए या परिकल्पना सभी प्रयोगों के लिए सही नहीं हो सकती है। कुछ परिकल्पना और सिद्धांत कुछ प्रयोगों के द्वारा अमान्य हो जाते हैं। तो इस तरह से इन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके आसानी से क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान को आप समझ सकते हैं, विज्ञान को पढ़ सकते हैं। समझ, जैसे कोई काम आप करेंगे, भाई कुछ नहीं जान रहे हैं तो उसको लेंगे, तो उसको देखेंगे कि इसको मिला रहे हैं क्या बनेगा, क्या होता है, ऐसा करेंगे तो वो आपका प्रयोग होगा। मान लीजिए आप कभी भोजन नहीं बनाएं तो उसमें जो चीज़ें मिलाई जाती है मिला करके देखेंगे, वो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, फिर आपको मिलेगा कि वो खाना बना कैसा, नमक तेज है कि कम है, हल्दी दाल में कम है कि ज़्यादा है, बात समझ में आई, चावल जल गया कि ठीक ठाक है, यह मिलेगा परिणाम। फिर उसके बाद जब प्रैक्टिकल से क्रमबद्ध प्रयोगों से बार बार एक ही निष्कर्ष मिलेगा तो उसको सामान्य कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसको आप नियम कह देते हैं। और प्रायोगिक प्रेक्षण की व्याख्या किसके द्वारा होती है, परिकल्पना की, अगर ऐसा नहीं ऐसा होता तब क्या होता। और जब परिकल्पना की वैधता की जांच बार बार कर ली जाती है तो वह क्या बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको समझाने की कोशिश किया, आप समझ जाइएगा। और नोट सबकी डेफिनेशन नहीं लिखवाया क्योंकि बिल्कुल सामान्य चीज़ है, बस आप समझिएगा। और जो बोल रहा हूँ आप लिख भी सकते हैं,
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।